ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स। तो हमने ये फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था कल। तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। पूछ लिया जाता है कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो 6 होते हैं, इसको याद रखना। और कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रखना है। नाम से ही समझ आ रहा है, राइट टू इक्वालिटी, सबको बराबर बराबर का अधिकार है, ठीक है ना, सब बराबर है, मतलब फ्रीडम का अधिकार है सबको, राइट टू फ्रीडम। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के मतलब अगेंस्ट में, मतलब एक्सप्लॉयटेशन किसी के साथ ना हो, ठीक है। तो उसके लिए लोग, मतलब इसका अधिकार है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता किसी के भी साथ। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन किसी भी रिलीजन को मतलब ये अपना सकते हैं लोग। कल्चर एजुकेशनल राइट, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो एजुकेशन है, ठीक है ना, वो किसी भी लैंग्वेज में ले सकते हैं और अपने कल्चर कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कोर्ट और यहाँ पे भी जा सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है। आज हम ये पढ़ेंगे लास्ट। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म क्या होता है ये पढ़ेंगे आज अपन। धर्मनिरपेक्ष मतलब, इसका मतलब क्या होता है, देखो, अ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। सेक्युलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेट है, कोई कंट्री है, स्टेट मतलब या कंट्री के लिए बोला गया, जैसे कोई देश है, ठीक है ना, जैसे इंडिया है अपना देश, तो ये किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। अ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन, मतलब ऑफिशियली प्रमोट नहीं करेगी कि हिंदू धर्म, ठीक है ना, या मुस्लिम धर्म, किसी को भी ऑफिशियली प्रमोट नहीं किया जाएगा किसी भी कंट्री के अंदर। ऑफिशियली मतलब, ऑफिशियली मतलब सरकार नहीं बोल देती कि इस धर्म को अपनाना है, हिंदू धर्म को ही अपनाना है, ऐसे वो नहीं होगा। ये देखो, सेक्युलरिज्म का मतलब द बिलीफ दैट रिलीजन शुड नॉट इन्फ्लुएंस और बी इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। यह विश्वास की सरकार या फिर शिक्षा या फिर समाज आदि पर धर्म का प्रभाव नहीं होना चाहिए। किसी पर भी मतलब धर्म का प्रभाव नहीं होगा, ना तो सरकार पर, ना शिक्षा पर, कि सरकार एक ही धर्म को जैसे अपनाए या माने, जैसे हिंदू धर्म को माने, या फिर सरकार सिर्फ मुस्लिम धर्म को माने। तो कोई भी मतलब यह विश्वास कि सरकार पर, शिक्षा पर और समाज आदि पर धर्म का प्रभाव नहीं होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता। मतलब किसी भी धर्म का प्रभाव, ये नहीं कि सरकार कह देगी कि इंडिया के अंदर हिंदू धर्म चलेगा, ठीक है, जैसे या फिर सरकार कह दे कि मतलब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में उनकी सरकार कह दे कि हमारे तो मतलब मुस्लिम धर्म ही चलेगा, ठीक है ना, उनके तो चलता भी मुस्लिम धर्म ही है ज्यादातर। अपने अपने में ये लिखा हुआ है कि हमारे जो महात्मा गांधी जी थे और जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, कुछ ज्यादा ही जेनरस थे, ज्यादा ही उदार थे, जो इस तरह की बातें लिख दी। तो क्या था कि जो हमारी कंट्री है, जो इंडिया है, तो वो किसी एक रिलीजन को, किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। प्रमोशन करना मतलब उसका कि हिंदू धर्म को अपनाओ या मुस्लिम धर्म को अपनाओ, ऐसे प्रमोशन नहीं किया जाएगा। सरकार मतलब इन सब मामलों से मतलब दूर रहेगी। जिसको जो धर्म अपनाना है, जिस व्यक्ति को, वो अपना वो धर्म अपना सकता है। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion. एक सेक्युलर स्टेट, एक सेक्युलर कंट्री, स्टेट यहाँ पे कंट्री के लिए लिखा गया है। अ सेक्युलर कंट्री, एक सेक्युलर कंट्री कौन सी होती है, वो कंट्री जो किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को ऑफिशियली प्रमोट ना करे, किसी भी धर्म को
ऑफिशियली प्रमोट नहीं कर रही। ना तो कि जैसे सरकार होती है ना, सरकार ही कहते हैं कि सब हिंदू धर्म, हमारा वही हिंदू कंट्री है तो सब लोग हिंदू धर्म अपनाओ, सबके सब हिंदू धर्म अपनाओ, ठीक है ना, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हिंदू धर्म ही चलेगा, सरकार अगर ऐसा कह दे तो। ऐसा नहीं है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करेगी। ऑफिशियली मतलब एक तरह से कानूनन समझ लो। We will read more about this in the following chapter. अब हम इसमें और पढ़ेंगे इसके बारे में। ड्यू नाउ, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब किसी एक धर्म के लिए नहीं कि आप है ना सिर्फ हिंदू धर्म, सरकार सिर्फ हिंदू धर्म को मानती है, मुस्लिम धर्म को नहीं मानती, या क्रिश्चियंस को नहीं मानती, इसको नहीं मानती। सेक्युलरिज्म मतलब सबको, सारे धर्मों को मानना, ये समझ लो, किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा। You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. जो कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी कंट्री अडॉप्ट करती है ना, स्वीकार करती है, अपनाती है, तो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अपनाती है वो हिस्ट्री को देख के। यू नाउ अंडरस्टैंड द ways in which a country's history often determines, कंट्री की जो हिस्ट्री होती है, कंट्री का जो पास्ट होता है, जो भूतकाल, भूत मतलब हिस्ट्री में पहले जो हुआ है, पास्ट में जो हुआ है कंट्री में, तो उस वो सब चीजें डिटरमाइन करती है कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफन डिटरमाइंस द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ कंट्री अडॉप्ट, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री को अपनाना चाहिए। कंट्री में जो पास्ट में हो चुका है तो वो सब देख के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और बनाया जाता है कि आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल, जो संविधान है वो बहुत ही क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन लेइंग आउट द आइडियल्स दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लेइंग आउट द आइडियल्स, ये आइडियल्स मतलब ये विचारधाराएं मतलब रखता है कॉन्स्टिट्यूशन की, वी वुड लाइक ऑल सिटीजन, कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो सारे सिटीजन्स को क्या करता है, लाइक करता है, सारे सिटीजन मतलब उसके लिए बराबर है। वी वुड लाइक ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के हम सारे सिटीजन, सारे नागरिकों को कंट्री में जो भी रह रहे हैं उन सबको हम पसंद करते हैं, मतलब उनके धर्म, जो भी वो धर्म अपनाते हैं उनको भी हम पसंद करते हैं, जो भी वो बोली बोलते हैं, जो भी वो कपड़े पहनते हैं, हम सबको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब किसी के लिए लिखा बुरा नहीं लिखा, सबको अच्छा अच्छा लिखा कि सब अपना धर्म, अपना मतलब धर्म की प्रैक्टिस करो, अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करो, सब लोग अपनी जो भी लैंग्वेजेस हैं आपको लैंग्वेजेस बोलो, उन लैंग्वेजेस के अंदर आपको एजुकेशन लेनी है तो उन लैंग्वेजेस में आप एजुकेशन ले सकते हो, ठीक है, जैसे तेलुगु तमिल स्कूल्स खुली हुई है तो उनमें खोल सकते हो और ले सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मतलब सबको, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, सब आराम से रहे, किसी को फोर्स नहीं करा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कि नहीं नहीं इस सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही स्कूल खुलेंगी या इंग्लिश मीडियम में ही स्कूल खुलेंगी, ऐसा किसी को फोर्स नहीं किया। वो नागरिक पिक के ऊपर है, जो कंट्री के अंदर, जो देश में जो नागरिक रह रहे हैं, सिटीजन जो रह रहे हैं, उन सिटीजन के ऊपर है कि आपको कैसे करना है वैसे करो। तो वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू अडहियर टू, इंक्लूडिंग द representatives that we elect to rule us, just like in the game of football a change of constitutive rules will affect the game। जैसे फुटबॉल के अंदर अगर हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स को चेंज कर देते हैं तो वो गेम को भी पे भी अफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड, अमेंडेड का मतलब होता है सुधार करना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिख दी ना कि सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, दूसरी बात लिख दी सबको, जितनी भी सारी चीजें जो लिखी हुई हैं उसमें किसी भी चीज में सुधार करना, किसी भी चीज के अंदर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स, तो सुधार भी किए जा रहे हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो नई नई चीजें आती रहती है ना, तो पुराना कोई भी संविधान में पुराना कोई भी कुछ पॉइंट जो लिखा हुआ है तो उसको अमेंड करना मतलब उसमें सुधार करना। Constitution has been amended over the years to reflect new concern of the polity, मतलब जो नई कंसर्न है, जैसे फ्यूचर में नई आवश्यकताएं आती रहती है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो, अभी जैसे यही देख लो इसका अमेंडमेंट हुआ है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, एज मैरिज एज का अमेंडमेंट जो हुआ था कि जो लड़कियों की शादी होगी, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि लड़का लड़की बराबर है, लड़का लड़की बराबर है, तो लड़कों की जो शादी की उम्र है वो ज्यादा है और लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो कम है।
लड़कियों की 18 साल, लड़कों की 21 साल, है ना, इस तरह से थी पहले। तो उसको अमेंड कर दिया। अमेंड करना मतलब उसमें सुधार करना, ठीक है ना, अमेंडमेंट करना मतलब एक तरह से उसमें चेंजेस करना। ये देखो यहाँ से जो अच्छा, जो रूल बना दिए लेकिन उसमें कोई गड़बड़ आ रही है या हाँ फिर उसमें अच्छा सही नहीं लग रहा तो उसे चेंज कर देना। चेंज कर देना, यस, आज की जरूरतों के हिसाब से इसे चेंज कर देना। अब जैसे पहले क्या होता था, पहले लड़कियों की जल्दी शादी कर देते थे, तो इसलिए 18 का नियम बना रखा था कि भाई 18 तक तो होने दो फिर करो शादी। आजकल लड़कियों की सारे सब पढ़े हैं पेरेंट्स, तो वो अपनी लड़कियों की शादी लेट करते हैं, 24-25 में करते हैं या इससे भी लेट करते हैं ना। तो सरकार ने आजकल नियम चेंज कर दिया कि लड़के और लड़के, जब लड़का लड़की जब बराबर है, संविधान में जब लिखा हुआ है कि ऑल आर इक्वल, सबको इक्वालिटी का राइट है, सबके सारे के सारे नागरिक बराबर हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सब बराबर है। संविधान के सामने सब के सब बराबर है। तो फिर लड़कियों की एज 18 क्यों करी है, तो उनको भी 21 करो। टू चेंज समथिंग स्लाइटली इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर, ये देखो, बेहतर बनाने के लिए जरा सा सुधारना। अमेंडमेंट करना मतलब सुधार करना। जैसे कोई मैम जैसे कोई क्लास में मॉनिटर बना दिया लेकिन वो अच्छे से चुप हाँ नहीं करा पा रहा बच्चों को, तो नया मॉनिटर बना देना। हाँ, तो है ना, इस तरह से सुधार करना। वो सही नहीं कर पा रहा तो नया दूसरा मॉनिटर बना दोगे, तो उसको तो चेंज ही कर दिया, हाँ मतलब सुधार कर देना किसी भी चीज में। मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया है मैरिज वाला, और भी कई सारे सुधार हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट मतलब सुधार होते रहते हैं ओवर द इयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी। नई कंसर्न मतलब फ्यूचर में नई नई चीजें आती है, तो उनके हिसाब से अमेंडमेंट सुधार होते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। अगर मेजर चेंज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, बड़ा चेंज, मेजर मतलब बड़ा, अगर बड़ा चेंज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ कंट्री। अगर बड़ा चेंज करते हैं तो इसका मतलब हम कंट्री के फंडामेंटल नेचर में चेंज करें। जैसे फुटबॉल का गेम है, फुटबॉल के गेम में अगर छोटी मोटी चीजें हम सुधार भी देते हैं कि चलो इसको भी फाउल माना जाएगा या इस चीज को फाउल नहीं माना जाएगा, छोटी मोटी चीज हम सुधार कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम करते हैं, ऐड करते हैं काफी चीजें हटा भी देते हैं, डिलीट भी कर देते हैं। जैसे वो 370 धारा थी ना, उसको हटा दिया ना, 370 धारा को हटा दिया गया। तो कई चीजों में सुधार, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, हम सुधार भी कर सकते हैं, कई चीजें ऐड भी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, और कुछ हम छोटी मोटी डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन मेजर चेंज, बड़ा चेंज अगर हम करेंगे तो फंडामेंटल नेचर ऑफ कंट्री, कंट्री का फंडामेंटल नेचर चेंज हो जाएगा। कंट्री का जो बेसिक नेचर है, फंडामेंटल मतलब इम्पोर्टेंट जो नेचर है कंट्री का, जो भी बेसिक नेचर है वो चेंज हो जाएगा पूरा। जैसे गेम है ना, फुटबॉल का गेम, अगर उसमें मैं बड़ा चेंज कर दूं, कुछ मेजर चेंज कर दूं, मेजर मतलब बड़ा, तो फुटबॉल का गेम चेंज नहीं हो जाएगा। अगर मैं बड़ा चेंज कर दूं कि नहीं, फुटबॉल में पैर से नहीं हाथ से खेलो, अगर मैं इस तरह से बोल दूं, तो फिर सब वो होंगे ना कि ये तो चेंज ही हो गया, गेम का नेचर ही चेंज हो गया, फुटबॉल तो पैर से खेली जाती है। तो ऐसे जो मेजर चेंज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, तो इसका मतलब कंट्री के फंडामेंटल नेचर में चेंज होना। वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल। हाँ, नेपाल में हमने देखा, नेपाल में मेजर चेंज हुआ ना कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ही हटा दिया गया वहां पे। तो पहले राजा वाला कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, मोनार्क, मोनार्क वाला, मोनार्क मतलब राजा। तो राजा का कॉन्स्टिट्यूशन, राजा ने बना रखा था कॉन्स्टिट्यूशन, वो राजा ने खुद के हित में बना रखा था, खुद के बेनिफिट में, कि खुद खुद को बेनिफिट मिले, इस तरह की बातें लिख रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसने। तो इसमें नेपाल के लोगों ने इसको हटा ही दिया, बोले हमें पुराना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, हमें तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनवाना है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ठीक है, डेमोक्रेसी पे बेस्ड नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल के केस में हमने देखा था, एंड हाउ इट नीडेड टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट बिकेम ए डेमोक्रेसी। जब नेपाल डेमोक्रेसी बन गया था, तो इसने बोला था नया कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इन्होंने अडॉप्ट करा, अपनाया, स्वीकार किया। कुछ फोटोज दिखा रखी है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की ही देश, पहले ये पढ़ लेते हैं। द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
The different features of the Indian Constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp. Don't worry too much about this for the moment. In the rest of the book, as well as in your higher classes, you will read more about these different features of Indian Constitution and understand more substantively what they mean. यही बोला है कि जो डिफरेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो आउटलाइन किए गए ऊपर, मतलब बताए गए हैं अलग अलग जो फीचर्स हैं, जैसे सेक्युलरिज्म हो गया सेक्युलरिज्म हो गया और ये फंडामेंटल राइट्स हो गए, 5 जो हमने पढ़े ना फीचर्स। तो जो डिफरेंट फीचर्स हमने पढ़े हैं पांचों के पांचों ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि ऊपर हमने पढ़ लिया आउटलाइंड अबव, इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज। तो इनके अंदर कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज हैं दैट आर ऑफन नॉट इजी टू ग्रास्प। ग्रास्प करना मतलब उनको एक किसी चीज को मतलब समझ लेना, पूरा ग्रास्प कर लेना है ना एक तरह से। तो ये इजिली ग्रास्प नहीं कर पा रहे, नहीं मतलब हो पा रहे, तो डोंट वरी, हम हायर क्लासेस में इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब लिखा है बस। और The Constitution also mentions fundamental duties। ये देखो ड्यूटीज आ गए ना। अभी तो हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा, हमारे राइट कितने 6 राइट है, ये रहे हमारे, ये 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम ड्यूटीज भी पढ़ेंगे, ड्यूटीज जो होती है ना हमारी, वो भी हम पढ़ेंगे। हमारे कुछ कर्तव्य भी तो है। जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए कि तुम्हारे अधिकार हैं, तुम फ्री हो, ये तुम्हारा अधिकार है, मतलब बोलने का अधिकार है तुम्हें, तुम्हें कहीं भी रहने का अधिकार है, तुम्हें किसी भी लैंग्वेज में एजुकेशन लेने का अधिकार है, तुम्हें कोई सी भी जॉब करने का अधिकार है, तुम सब इक्वल हो, बराबर का अधिकार है तुम लोगों को। कितने सारे अधिकार दिए, तो 6 राइट्स दिए ना कॉन्स्टिट्यूशन ने, 6 अधिकार दिए। तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी है, कुछ कर्तव्य भी है, कुछ काम भी आपको करना पड़ेगा कि आपको देश के साथ ऐसे गद्दारी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जो भी आपकी ड्यूटीज है, वो कुछ ड्यूटीज में वो भी आप पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेंशन फंडामेंटल ड्यूटीज, वो इस चैप्टर में नहीं है। Find out with the help of your teacher what these include and why it is important for citizens in a democracy to observe these. Illustrate each of the 11 fundamental duties with drawing pictures। 11 fundamental duties। अधिकार तो आपको 6 दिए, सिर्फ 6 अधिकार हैं आपके पास। और आपके जो कर्तव्य हैं देश के प्रति, अपनी कंट्री के टूवर्ड्स, जो भी आपके ड्यूटीज हैं फंडामेंटल, मतलब बेसिक या इम्पोर्टेंट ड्यूटीज देश के लिए, ठीक है, मतलब देश से गद्दारी नहीं करना, जो भी कई सारी ड्यूटीज आपके, करनी भी नहीं चाहिए ना अपने देश से गद्दारी। तो वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हम पढ़ेंगे। तो उनको इलुस्ट्रेट करो, मतलब बताओ, डायग्राम ड्रॉ करके, पिक्चर्स ड्रॉ करके, पोयम से या गाने से, और डिस्कस करो उनको क्लासरूम में, जो आपकी ड्यूटीज है उनको। ये देखो, द अबव फोटोज shows various members of Constituent Assembly signing a copy of the Constitution at its final session on 24th January 1950। Constitution की फाइनल कॉपी को ये लोग देखो वो कर रहे हैं एट इट्स फाइनल सेशन। फाइनल जो सेशन था ना इनका, जैसे इनको कितने 3 साल लगे थे, तो 3 साल में जो फाइनल दिन था, जिस दिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था अच्छे से, तो उस टाइम ये सब के सब साइन कर रहे हैं, देखो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पे। द अबव फोटो शोज वेरियस मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो वेरियस मेंबर है, महात्मा गांधी थे, ये रे जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, साइनिंग अ कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी है ये, उसको साइन कर रहे हैं एट इट फाइनल सेशन। फाइनल सेशन वाले दिन 24 जनवरी 1950। द फर्स्ट फोटो, ये देखो ये सब साइन कर रहे हैं, ये साइन कर रहे हैं सारे। द फर्स्ट फोटो फ्रॉम टॉप, सबसे ऊपर ही ऊपर वाली फोटो, ये में क्या हो रहा है, शोज प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू साइनिंग। सबसे ऊपर सबसे पहले ये जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू ये साइन कर रहे हैं। ये रोज लगा के रखते थे अपने यहाँ पे, और इनको बच्चों से बहुत प्रेम था। The second photo is of Dr. Rajendra Prasad, President of the Constituent Assembly। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो सेकंड में उनको दिखा रखा है। दूसरी जो फोटो ना, ये रहे,
ये हमारे प्रेसिडेंट थे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री, जैसे मोदी है, नरेंद्र मोदी है ना अभी, उस तरह से ये पहले ये थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये साइन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पे, पूरा संविधान लिख दिया है, देखो कितनी मोटी है, इस पे साइन कर रहे हैं। और ये है कौन है, राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कर रहे हैं यहाँ पे साइन। सेकंड फोटो में मतलब इनको दिखा रखा है, साइन नहीं कर रही। द लास्ट फोटो शोज द फॉलोइंग पर्सन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। श्री जय रामदास दौलत राम, राइट टू लेफ्ट मतलब ये राइट, ये जो है ये राइट हो गया ना, अपना राइट हैंड है, मेरा राइट हैंड ये, तो ये जो है तुम्हारा भी राइट हैंड यही होगा फोटो में। तो ये जो है ये कौन है, क्या नाम लिखा है इनका, श्री जय रामदास दौलत राम है, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ये फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ठीक है, मतलब फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें ये देखेंगे। राजकुमारी अमृत कौर, हेल्थ मिनिस्टर, ये जो लेडी है इनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर, अमृत कौर है ये, हेल्थ मिनिस्टर है। डॉक्टर, हेल्थ मतलब ये जो भी हॉस्पिटल्स जो भी होते हैं सारे ये देखेंगे, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज। डॉक्टर जॉन माथाई, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मतलब वित्त, मतलब पैसों पैसों का जो लेखा जोखा पूरा रखेगा, डॉक्टर जॉन माथाई। ये जो है ये रहा, ये डॉक्टर जॉन माथाई है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, मतलब पैसों का जो लेखा जोखा होता है वो ये रखेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कौन है इसके अंदर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड बिहाइंड हिम श्री जगजीवन राम, लेबर मिनिस्टर, जगजीवन राम। तो ये सबकी फोटो दिखा रखी है, ठीक है। ये लोग सब कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉपी है उसको साइन कर रहे हैं। लास्ट सेशन इनका जो फाइनल सेशन था वो 24 जनवरी 1950 को, मतलब इन्होंने बना लिया था पूरा 24 जनवरी 1950। और ये स्टार्ट कब किया था, अपन ने पढ़ा था ना ऊपर, 40, ये देखो 1946, इस टाइम इन्होंने शुरू किया था, कन्वीन्ड इन 1946 में बुलाई गई, बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। 1946 से 1949, देखो सर अब 3 साल लग गए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, 3 साल। 1946 से इन्होंने मतलब एक तरह से चालू किया था, और नवंबर 1949, 6, 7, 8, 9, और फिर ये 1950 में, नवंबर है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी 1950 में इन सब लोगों ने फाइनल सिग्नेचर करे। ये चीज ध्यान में रखना, ये पूछ लेते हैं, वैसे तुम्हारे तो नहीं पूछेंगे, आगे पूछा जाता है। 24 जनवरी, 26 जनवरी को तो अपना वो होता है ना, स्वतंत्रता दिवस होता है, 26 जनवरी को, सॉरी, रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे होता है, तो उससे 2 दिन पहले इन्होंने साइन किए, 24 जनवरी को फाइनल। ये चैप्टर खत्म हो गया।